नमस्कार, मेरा नाम गोविंद राज है और स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट विद प्रोफेसर के इस विशेष एपिसोड में। आज हमारे चर्चा का विषय है भारतीय शिक्षा व्यवस्था। कहते हैं कि अगर किसी देश का भविष्य जानना हो तो उसके विद्यालयों में जाइए, और किसी देश या किसी समाज क्या सोच रहा है, वहाँ की बौद्धिकता क्या है, उसे देखना हो तो उसके विश्वविद्यालयों में जाइए। लेकिन भारत में जो विश्वविद्यालय और विद्यालय की जो भूमिका है समाज निर्माण में या राष्ट्र निर्माण में, वो कितना सही से वो निभा पा रहे हैं। हमेशा सीबीएसई में धांधली से लेकर एनटीए पेपर लीक, नीट पेपर लीक और एनटीए जो ही परीक्षाएं करवा रही। इंडियन एक्सप्रेस का एक डेटा था कि पिछले 24 सालों में 43 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। हमारे साथ इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए प्रोफेसर राकेश सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शैक्षणिक क्षेत्र में भी बहुत काम है इनका। सर, आप इस वर्तमान की जो भारत की शिक्षा मॉडल है, कोचिंग, स्कूल और ट्यूशन, कैसे देख रहे हैं? धन्यवाद। आप का जो मूल विषय है आजकल बड़ा चर्चित है और खासकर एक खास चैनल की खबर के बाद ये बड़ा चर्चित हो गया। दरअसल कोचिंग इंडस्ट्री जो है वो एक दिन में नहीं पनपी है, उसको पनपने में पिछले 15 साल काफ़ी लगे हैं, 15 साल से ज़्यादा लगे हैं। और जो नई शिक्षा नीति आई है उस शिक्षा नीति से सभी लोगों की अपेक्षा थी, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से सभी की अपेक्षा थी कि कम से कम वह इसे संबोधित करेगी, और बहुत हद तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कोचिंग इंडस्ट्री को डायरेक्ट तो नहीं लेकिन डायरेक्ट जो उसने जो प्रावधान दिए उसमें इसे संबोधित भी किया है। लेकिन समस्या ये है कि सरकार की नीतियां एक अलग प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं, और उस नीतियां का जहाँ क्रियान्वयन हो रहा है जिन संस्थानों में, जैसे सरकार ने एनटीए बनाया। एनटीए बनाना एक अच्छा कदम था राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। सरकार और तरह तरह के इंस्टीट्यूट बना रही है। अब आप देखिएगा कि अभी हायर एजुकेशन के भी सभी संस्थानों को मिला दिया है। ये एक अच्छा कदम है, लेकिन समस्या एक दूसरी ये हो रही है कि इन संस्थानों की जिम्मेदारी जिस व्यवस्था को दी जा रही है वो व्यवस्था पुराने ढर्रे से सोच रही है ना। दरअसल उसी से कोचिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा और मिल रहा है। होना ये चाहिए था कि इन व्यवस्थाओं के बाद कोचिंग इंडस्ट्री बैकफुट पे आती, लेकिन अब तो फ्रंट फुट पे खेल रही है। मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ, जैसे एनटीए ही है। एनटीए का उद्देश्य था कि राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे बच्चे बार बार एग्जाम देते हैं, ये उनको उस एग्जाम से छुटकारा मिले और एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे उनको मिले। और ये इतने बड़े देश के लिए एक अच्छी सोच थी। लेकिन एनटीए को संभालने वाले जो लोग हैं, वो जिन लोगों की सहायता ले रहे हैं, पेपर सेटिंग से लेकर या फिर क्या कहते हैं, आप कहिए कि सिलेबस से लेकर, वो लोगों की सोच जो है आज भी उसी ढर्रे पर है जो पुराना ढर्रा था। तो यही कारण है कि पेपर सेट उसी तरीके से हो रहे हैं, पेपर का स्वरूप वही है, और अल्टीमेटली उसको फायदा किसको मिल रहा है? अल्टीमेटली फायदा मिल रहा है कोचिंग इंडस्ट्रीज को, है ना। आप मैं काफ़ी समय से पेपर लगातार देख रहा हूँ जो क्वेश्चन बन रहे हैं, और या मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो उन क्वेश्चंस को बना रहे हैं। तो वो वही लोग हैं जो पहले भी बनाते थे, तब एनटीए के लिए नहीं बनाते थे, तब और संस्थानों के लिए बनाते थे। तो उनका पैटर्न आज भी वही है जो 15 साल 20 साल पुराना था। तो हमने क्या किया है कि हम दो प्लेटफॉर्म पे लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म तो वो है कि हम सिलेक्शन चयन वाले प्रोसेस से गुजर रहे हैं कि हमारे पास एक तो ये एक इंस्टीट्यूट वो है जिसे हम स्कूल कहते हैं, कॉलेज कहते हैं, जो शिक्षा देने का स्थान है, औपचारिक स्थान है। और एक स्थान वो हमने क्रिएट कर दिया जो चयन में मदद करता है। अब क्या है कि जितनी जल्दी हम सरकार के स्तर पर, नीति बनाने वालों के स्तर पर ये समझ आ जाएगी कि शिक्षा और चयन, ये दोनों स्थान जब एक होंगे और एक ही जगह सेट करेंगे, तब मुझे लगता है कि कोचिंग इंडस्ट्री से हम लड़ पाएंगे, या ये कह पाएंगे कि कोचिंग इंडस्ट्री को उसकी जगह दिखा पाएंगे। देखिए, हमारे कई बच्चे हैं जो 12th करके आए, उन्होंने 12th में 100% मार्क्स भी लाए कई विषयों में, लेकिन जब वो सिलेक्शन वाले पॉइंट पे पहुंचे तो उन्हें फिर कोचिंग में जाना पड़ा। तो हमारा जो स्कूली सिस्टम है जिसके लिए बना है वो तो सफल है, वो फेल नहीं है। वो तो अपने बच्चों को लगातार मेरिटें बढ़ती जा रही हैं, लगातार आपका रिजल्ट बढ़ता जा रहा है। हमारे समय पे 60% मार्क्स नहीं आते थे, अब देख लीजिए डिस्टिंक्शन भरी रहती है। नहीं,
अब एक नया इंडस्ट्री क्या है, कोचिंग और स्कूल दोनों एक ही संस्थान चला रहे हैं। अगर आप 10th के बाद आते हैं तो जो नीट जेई की तैयारी करवाते हैं डमी स्कूल्स का जी चला जी। है। उसमें होता क्या है कि आप सिर्फ एडमिशन हमारे यहाँ ले लें कॉलेज में, हम आपको एग्ज़ाम सीबीएसई से एग्ज़ाम दिलवा देंगे, बाकी आप पढ़ाई कहीं एलन में या पीडब्ल्यू में या कहीं जाकर कीजिए। तो ये जो हमारी औपचारिक शिक्षा थी, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ सिलेबस करके सिलेक्शन लेना नहीं था स्कूलों का उद्देश्य। स्कूलों का उद्देश्य एक सर्वांगीण विकास था, जो एक नागरिक निर्माण, देश के या राष्ट्र के लिए एक नागरिक की निर्माण करे। लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री सिर्फ इसको सिलेक्शन के क्राइटेरिया पर देखती है कि आप हमारे यहाँ कितने सिलेक्शन हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम। देखिए, वो प्रॉब्लम भी पैदा हमने ही की है। हमने हम शिक्षा का लक्ष्य क्या मानते हैं? जैसे अभी आपने कहा कि शिक्षा सिर्फ चयन के लिए नहीं है, आप सिर्फ नौकरियों के लिए शिक्षा नहीं कर रहे हैं। तो आप एक अच्छे नागरिक बन रहे हैं, आप स्कूलों में आप संस्कृति की शिक्षा लेते हैं, सहजता की, अच्छे नागरिक बनने के साथ साथ आप सहज होने की शिक्षा लेते हैं, आप भावनात्मक जो मजबूत बनते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों की शिक्षा स्कूल में लेते हैं। आपने स्कूल की इस शिक्षा का उपयोग चयन में कहाँ किया? आप ये देखिए, मैं आपसे एक फार्मूला आपको देना चाह रहा हूँ। ये संस्थान क्यों सफल है? ये संस्थान इसलिए सफल है क्योंकि 12वीं पास होने के बाद या 10वीं पास होने के बाद जब बच्चा चयनात्मक परीक्षा के लिए जाता है, अब तो इस कॉलेज की परीक्षा भी चयनात्मक परीक्षा हो गई, तो वो जो जिस परीक्षा का सामना कर रहा है उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो प्रश्न पत्र है, वो उसके लिए अनजाने हैं। क्यों अनजाने हैं जी? 12 साल की पढ़ाई करने के बाद भी हमारे शैक्षिक संस्थानों का उपयोग चयन करने वाले संस्थान क्यों नहीं अपना पा रहे हैं? चयन वाले अपने स्तर को ऊंचा करने के लिए, सौ कॉल ऊंचा करने के लिए वो जिस क्राइटेरिया को अपना रहे हैं वो कोचिंग संस्थान के क्राइटेरिया है ना। अभी जैसे नीट वाला पेपर जो लीक वाला मामला है, देखिए एज ए टीचर मैं बहुत समय रहा हूँ, तो 30-35 साल का जो मेरा अपना अनुभव है, मुझे लगता है कि जो पेपर लीक हुआ है उसे पूरी तरह लीक नहीं मान सकते। अच्छा। वो लीक इसलिए नहीं है टीचर की दृष्टि से कि उसमें 127 या कितने सवाल थे जो वो है जो नीट में पूछे गए, लेकिन बाकी सवाल तो वो थे जो नहीं पूछे गए, है ना। तो अब ये इस पूरी प्रक्रिया पे जरा गौर करेंगे हम कि हमारी पूरी मीडिया ने, पूरी कोचिंग इंडस्ट्री ने सेंट्रलाइज कर दिया कि ये 127 से 126 जो भी आंकड़ा था, ये बड़े महत्वपूर्ण है, ये बड़े महत्वपूर्ण पूरे सवालों पे नहीं सवाल उठाया। इससे क्या हुआ कि फर्दर फिर वही हुआ कि फिर जो कोचिंग संस्थानों की ओर हमने देखा, अब पकड़े भी कौन गए? वो लोग पकड़े गए जो कोचिंग। तो फिर हम कहाँ देख रहे हैं विकल्प के रूप में कि आखिर पेपर कहाँ सेट होंगे, कौन सेट करेंगे? कोचिंग वाले। तो अब ये बताइए, मेरा सवाल है कि एनटीए या नीट का पेपर जिन्होंने भी बनाया, जिस ग्रुप ने भी बनाया, क्या उन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी कि ये फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी व्हाटएवर जो पेपर सेट कर रहे हैं, इनको सेट करने वाले फला कोचिंग संस्थान में भी पढ़ाते हैं? आप देखिए ना कि हावी क्या रहा सिलेक्शन में, चयन में हावी क्या रहा। और ये संदेश, ये जो डमरू बज रहा है लगातार चैनलों के माध्यम से, नीट पेपर हो गया, ये लोग पकड़ गए, ये लोग हुआ, अल्टीमेटली फायदा भी कोचिंग संस्थानों को हो रहा है, होगा। लेकिन एक पेपर की बात नहीं, आपने कहा कि पूरी तरीके से लीक नहीं है, लेकिन एक नहीं 43 से ज्यादा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं लीक किसी और दृष्टि से कह रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया है कि कुछ लोगों को बताए, भाई जो पेपर सेटर है, अगर उसका जो टारगेट ग्रुप है वो है जो पेपर देने आ रहा है, तो जाहिर सी बात है अपनी कक्षा में मुंह से निकलता है, बताते हैं लोग, ये कोई वो थोड़ी है। अगर मैं यूनिवर्सिटी में कोई पेपर सेट कर रहा हूँ तो मेरी कम से कम कोशिश ये रहेगी कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कम से कम वो इन टॉपिकों को तो टच करके जाए, क्यों पेपर सेटर मैं हूँ, मुझे पता है इस टॉपिक से पेपर आएंगे। वही हुआ है वहाँ पर भी। फर्क ये हो गया है कि वो लार्जर समूह को नहीं पढ़ा रहे, वो पढ़ा रहे कुछ अपने कोचिंग के सेंट्रलाइज लोगों को, जहां से पेपर ये लीक किया। लेकिन दूसरा जो इसके साथ जुड़ कर है कि 10-10 लाख 15-15 लाख हाँ, बेचे गए हैं, बेचे गए, वो उन लोगों ने बेचे। मैं टेलीग्राम पे, हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप तक
फॉरवर्ड किए गए हैं। बिल्कुल। देखिए मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि ये रुकेगा नहीं। एनटीए के पास कोई फार्मूला नहीं है अभी। वो जिन लोगों से घिरे हुए हैं, पेपर सेट करने वाले लोगों से, उनके पास कोई फार्मूला नहीं है सिवाय इसके कि हवाई जहाज से पेपर भेज दो, बुलेट प्रूफ पेपर बना लो, तो कंप्यूटर से पेपर बना लो, एयरफोर्स की- हाँ एयरफोर्स की मदद ले लो। ये रास्ता नहीं है दोस्त। रास्ता ये है कि आपको स्कूलों और कॉलेजों की ओर लौटना पड़ेगा। आपको लौटना होगा कि स्कूल के जो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, जो 12वीं तक बच्चे पढ़ रहे हैं, पेपर का सेट करने का तरीका वहां से देखना होगा। आपने कभी देखा है सीबीएसई में अभी चेकिंग को लेकर हुआ है विवाद, आ बैल मुझे मार वाली बात है ना? क्या जरूरत थी आपको कि आपको इतनी पारदर्शिता दिखाने की? और पारदर्शिता दिखानी थी तो कोई आप कर लेते इंतजाम, कोई वो कर लेते। पेपर तो लीक नहीं हुआ। सीबीएसई का पेपर कब से लीक नहीं हुआ? यूपीएससी का पेपर कब से लीक नहीं हुआ? यूपीएससी का 2 बार शायद लीक हुआ है। 2 बार लीक हुआ है ना, तो कब से लीक नहीं हुआ? तो सीबीएसई का पेपर कब से लीक नहीं हुआ? आपको ये छोटे छोटे बोर्ड के पेपर लीक क्यों नहीं होते? अभी कुछ यूपी में या कहीं और एक आध बार कभी हुआ, लेकिन ये क्यों नहीं लीक होते? कारण ये है कि लीक हो भी जाएंगे तो आप करेंगे क्या? 25-26 क्वेश्चन है, जवाब आपको 3 घंटे में देने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको जवाब देने, आप वस्तुनिष्ठ जवाब नहीं दे रहे हैं, है ना? तो आप को लौटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है इनका हल नहीं है, लेकिन समस्या क्या है, जिनके पास इनका हल है उन तक एनटीए की पहुंच नहीं है। एनटीए की पहुंच आज से 20 साल पहले जिन लोगों की थी, एनटीए भी उन्हीं की ओर दौड़ रहा है, पेपर सेटर्स की ओर। और एनटीए नए लोगों को नहीं तलाश रहा है, जिनके पास समझ है, कल्पना शक्ति है, ताकत है। मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतनी अच्छी पॉलिसी बनी है, लेकिन इसका जो धरातल पे जो हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, और ये जो आ रहा है, इससे ये नीति भी एक दिन बहुत तगड़े सवालों के घेरे में आ जाएगी। हमें फोर्थ ईयर में जो आई है, लोग ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। द वायर का आर्टिकल था कि जो 4th ईयर में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, हमने 3 साल के पढ़ाने के लिए हमारे पास प्रोफेसर नहीं है, क्लासरूम नहीं है, रिसर्च कराने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। उसके बाद हमने 4th ईयर में रिसर्च करवा रहे हैं, तो लड़के ट्रैप्ड फील कर रहे हैं कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। किसी को पता नहीं कि आप शोध करते कैसे, सिर्फ एआई की मदद से थीसिस लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा असहमत इसलिए हूँ कि अगर आपके पास प्रोफेसर्स हैं, आप तो प्रोफेसर्स लोगों से मिलते हैं, और प्रोफेसर बनने का जो क्राइटेरिया आप यूजीसी का है भारत में, वो क्राइटेरिया सीधा शोध से जुड़ता है। प्रोफेसर कहीं ना कहीं शोध करके आते हैं, और अगर शोध करके आने के बाद और इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अगर वो ये कहते हैं कि वो ग्रेजुएशन लेवल पे भी एक लघु शोध नहीं करवाने की स्थिति में है, तो मुझे लगता है कि फिर तो पूरा सिस्टम ही पे हमें बदलना होगा। लेकिन प्रोफेसर्स जो हैं, पूरे डिपार्टमेंट में 2 प्रोफेसर हैं परमानेंट, वो बाकी गेस्ट भरे हुए हैं। हाँ, वो उस पर बात हो सकती है। आप बिल्कुल, आपकी चिंता ठीक है कि मेरा बिल्कुल मानना ये है कि शिक्षा गेस्ट के भरोसे नहीं चल सकती। गेस्ट के भरोसे या कॉन्ट्रैक्ट के भरोसे शिक्षा और चिकित्सा, ये 2 डिपार्टमेंट नहीं चल सकते हैं। सर, कहीं ना कहीं इन सब से समझ आती है कि कहीं ना कहीं जो एग्जामिनेशन अलग है और एजुकेशन अलग है। तो और कोचिंग इंडस्ट्री का बढ़ने का मामला यही है, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं सिलेक्शन या सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए हो, वो कोचिंग से आ रहे हैं। हमारे स्कूल्स और जो विश्वविद्यालय में पढ़ाए जा रहे हैं वहाँ से नहीं आ रहे हैं। और एक बड़ी चिंता हम लोग क्लास में देख रहे थे, स्कूल के क्लास में या विद्यालय के कॉलेज के क्लास में लड़के नहीं आ रहे, लेकिन वही लड़के आज लाइब्रेरी और कोचिंग में भरे हुए हैं। जी, आप ठीक कह रहे हैं कि नौकरी दे कौन रहा है? नौकरी दे कौन? कहीं सरकार, गवर्नमेंट पूरा सिस्टमेटिक तरीके से चला रही है कि एक बिजनेस मॉडल 58,000 करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री है, और सरकार को वहाँ से टैक्स मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। तो सरकार जानबूझकर चाहती है कि आप कोचिंग से ही पढ़ें, स्कूल सिर्फ ऐसे ही औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से चलती रहे। देखिए, ये तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत अलग तरह की, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सरकार, अगर ऐसा होता तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतने बड़े नैतिक आदर्शों को लेकर नहीं चलती, या एक बड़े नीतिगत आदर्श को लेकर नहीं चलती। ऐसा नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि सरकार का वश नहीं चल रहा है कोचिंग इंडस्ट्री पर।
ये भी सही है, जिससे आप जैसे लोग इस तरह के निष्कर्ष निकाल रहे हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में को एड्रेस करने के लिए शिक्षा संस्थानों को जिस तरह के पावरफुल स्वायत्त होना चाहिए उस तरह की स्वायत्तता अभी नहीं है। जैसे आपने ही अभी जो बोला रिसर्च वाला मामला, ये आप चौथे साल में अगर रिसर्च दे रही है सरकार या कह रही है कि रिसर्च करो, डिग्री ऐसी डिग्रियां हैं, तो सरकार ये चाहती है संस्थान स्वायत्त बने, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेस इसके लिए रिसोर्स नहीं दे रहे, फैकल्टी नहीं है। तो वो अभी मुझे लगता है कि वो सरकार को इस ओर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार इस ओर नहीं सोचेगी तो ये अच्छा ढांचा भी कोलैप्स हो जाएगा। ठीक, तो खासकर 4 साल के कोर्सों में एक नहीं कई तरह की चीज़ें हमारे सामने भी आई हैं। बीएड भी 4 साल का हो गया है, ITEP कहते हैं उसको, वहाँ पे भी दिक्कतें बढ़ रही हैं, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरा फिर मानना यही है कि नीति बनाने में दिक्कत नहीं है, नीति को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी जिन कंधों पे दी गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, वो कंधे कमज़ोर हैं, लाचार हैं, और वो कंधे जो हैं या उन कंधों पे के ऊपर जो सर है वो दिमाग ये नहीं समझ पा रहा है कि उन्हें क्या करना है। आखिर फाइनल जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए, हम कुछ भी कहें, फाइनल जिम्मेदारी तो मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय की इस बारे में है ही। शिक्षा मंत्रालय को अब ये फुल फ्लैश शिक्षा मंत्रालय, अब तो मानव संसाधन मंत्रालय भी नहीं कहते इसको, तो सीधे तरीके से उनकी जिम्मेदारी बनती है और उनको सोचना ही भी चाहिए। संस्थान तो उन्हीं के कि उन्हें क्या करना है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि CBSE में एक समय बड़ा हुआ होता था पेपर का। ये CBSE ने इस पेपर का हुआ कैसे निकाला? हम जैसे लोग गए, मीटिंगें की, वर्कशॉप की, उसके बाद हमने कहा कि भाई आप 10 या 5 वो सैंपल पेपर डाल दीजिए, इस तरह के पेपर आएंगे। पेपर को हुआ क्यों बना रहे हो? अब देखिए कि CBSE में वहां तो आपकी साइट पे पढ़े, आप ये कह रहे हैं ये पेपर लीक हुआ है, CBSE की साइट पे चले जाइए, वहां 10 सैंपल पेपर पढ़े हैं, हो सकता है कि सारा पेपर उसी में से सेट हो, 10 के 10 में। क्वेश्चन बैंक पड़ा हुआ है, क्वेश्चन बैंक। तो आप जब NTA से नीट लेते हैं तो नीट में क्यों नहीं क्वेश्चन बैंक डाल देते? आप सेलेक्ट कीजिए, AI का जमाना है, और आप पे कितने कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री में कितने कॉन्सेप्ट्स होंगे जिस पे आप 12th या 11th में एड्रेस कर रहे होते हैं नीट पे? 30-35। आप 30 अगर मान लें, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स कुल मिला के अगर आप 100 कॉन्सेप्ट पे नीट ले रहे हैं और हर 100 कॉन्सेप्ट पे 100 क्वेश्चन डाल दीजिए, 1000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक डाल दीजिए कि सब ये कोचिंग संस्थानों में इतने मोटे मोटे ताले लग जाएंगे कि ये 1000 क्वेश्चन है जिसमें 100 आने हैं, कर लीजिए। इसी तरह के 100 आएंगे, फिर आपका ये पेपर लीक होने का भी मामला खत्म हो जाएगा। सर, कोचिंग पे डिपेंडेंट एजुकेशन क्योंकि शुरू से ही है, 1 क्लास से ही लोग ट्यूशन लगा देते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन तक आते आते तो पूरे तैयारी सिविल सर्विसेज की है, SSC CGL, जो ऑप्टिमेट जो हमारा गोल होता है कि हम पढ़ लिख कर एक नौकरी करेंगे, लेकिन नौकरी हमें क्लास में, कॉलेज में पढ़ने से नहीं मिल रही है, नौकरी हमें मिल रही है कोचिंग में पढ़ने से। तो इसका नुकसान क्या है भारतीय समाज को, जो एक नागरिक निर्माण में जो हमारे स्कूल कॉलेज की भूमिका थे वो कोचिंग करवा रहे हैं? शुरुआत से जहाँ से आपने किया, मैं पहले उस सवाल का जवाब दूंगा, इसका बाद में दूंगा। पहली क्लास से हम कोचिंग क्यों कराते हैं या क्यों डाल रहे हैं ट्यूशन वगैरह में? आपके बच्चे का रिजल्ट आता है पहली क्लास का, दिखा कौन सा ग्रेड मिला है, वहाँ नंबर, देखिए सर अब क्या करें? शिक्षा पे सोचने वाले हम जैसे लोगों ने कहा कि भाई 10वीं 8वीं तक बच्चों को फेल मत करो, नंबर मत दो, ग्रेड दे दो। अब वो ग्रेड में भी आपने अंक खोजना शुरू कर दिए। आप वैसे आता है, अब पूछने लगे क्या ग्रेड आया, अच्छा, अब वहाँ और ज़्यादा खतरा हो गया। ग्रेड में खतरा ये हो गया कि सब चाहते हैं कि उनके बच्चों का A ग्रेड आए, 8+ आए, हाँ O आए, A+ आए। अब कोई ये नहीं चाहता। अरे B में भी तो आपके कितने, आप 65 से ऊपर आपका B है, लेकिन B कोई नहीं चाहता, B है, मुंह ऐसा कर देंगे। ये तो अंक से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। तो असली की चीज़ क्या है कि समाज की जो अपेक्षाएं हैं वो उन अपेक्षाओं को तोड़ना होगा। शिक्षा को अंक पद्धति से निकालना होगा,
शिक्षा को ग्रेड पद्धति से निकालना होगा। इसका नुकसान क्या है? दूसरा क्वेश्चन था कि कोचिंग आधारित जो पूरा एजुकेशन सिस्टम, समाज को नुकसान क्या हो रहा है? देखिए हम जो प्रतिस्पर्धा, नागरिक तैयार कर रहे हैं हाँ। वो क्या उस एक आदर्श समाज के लिए हो रहा है जो हम अवधारणा थी शुरू में कि हम यूनिवर्सिटी जाएंगे, लिबरेट होंगे? देखिए एक सीट होगी, दो सगे भाई भी अगर कंपटीशन देंगे तो आप समझ लीजिए कि उनका क्या रहेगा। वो ये नहीं सोचेंगे कि इसका हो जाए, वो सोचेंगे मेरा हो जाए। मेरे दो में से अगर एक सीट भी और दो भाई दे रहे हैं तो सबसे बड़ा जो नुकसान ये होता है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, और प्रतिस्पर्धा बढ़ने के अलावा ये संस्थान जो है भावनात्मक रूप से बच्चों को कमजोर कर रहे होते हैं। आप देख लीजिए, मैं तो यूट्यूबरों शिक्षकों पे बात आ रही है, उनको शिक्षक ही नहीं मानता। क्यों? वो शिक्षक कहाँ है? शिक्षक करने के लिए पूरा पेडागोजिकल समझ होनी चाहिए। पढ़ाना शिक्षा का काम नहीं है सिर्फ। हम दिक्कत तो यही हम समझ रहे हैं कि स्कूल का काम है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना, ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पैडागोजिकल समझ नहीं है इनको। पैडागोजी की समझ तो उसको होगी जिन्होंने बीएड किया, एमएड किया, एमफिल किया, जिसका काम ही यही है पैडागोजी की समझ। पीएचडी करने के बाद, मेरे पीएचडी करने के बाद मैं अच्छा टीचर हो जाऊंगा? सॉरी, नहीं। मुझे पैडागोजिकल समझ चाहिए स्कूल के बच्चे को पढ़ाने के लिए। उसके लिए मुझे बीएड और एमएड करना होगा। पैडागोजिकल समझ क्या होती है? पैडागोजिकल समझ का मतलब यह है कि आप हिंदी में के साहित्यकार हो सकते हो, बहुत लिख रहे हैं, आपको ज्ञानपीठ भी मिल गया, लेकिन जब हिंदी पढ़ाने के लिए जब बच्चे को आएंगे तो आपको पढ़ाने की तरकीब, टेक्निक आनी चाहिए, तब आएंगे। आपको पूरी समझ होनी चाहिए। जैसे एक कविता है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े कवि की कविता है, वो एनसीईआरटी में लगी। मैंने अभी कुछ साल पहले एनसीईआरटी किताबों के मूल्यांकन करने के लिए मुझे बुलाया गया, तो मैंने उस कवि की उस कविता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। बहुत बड़ा कवि है हिंदी का, किसान पर कविता लिखी थी, 7वीं या 8वीं क्लास की कविता थी। मैंने प्रश्न, कविता में कोई दिक्कत नहीं, साहित्य के उत्कृष्ट कविता है, लेकिन जब उस कविता को हम 7वीं 8वीं में पढ़ा रहे हैं और उसमें एक शब्द आ रहा है चिलम, तो ये बच्चा 7वीं का अटक जा रहा है चिलम पर। वो समझेगा शहर का हो, गांव का, चिलम क्या है? शहर के बच्चे को तो और भी होगा, अच्छा चिलम ये, तो हम एक तरह से धूम्रपान को ले जा रहे हैं वहां पर। ठीक है, कविता की दृष्टि से वो हो सकता है, लेकिन पैडागोजिकल व्यक्ति उस पर उंगली उठाएगा। पैडागोजी ये है, ये एक समझ कि बच्चे की जो मानसिकता है, उस मानसिकता, हम जो ये आज जो हम बात कर रहे हैं आपसे, या मैं जिस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ, वो मेरी पैडागोजिकल ही समझ है कि मैं बात कर रहा हूँ कि कोचिंग का एक व्यक्ति जो यूट्यूबर है वो बहुत अच्छा हो सकता है अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए, लेकिन पढ़ाने की दृष्टि से नहीं। देखिए मेरे सामने एक कोचिंग संस्थान है, वो जगह जगह उसने कैमरे लगा रखे हैं और एक कैमरे के सामने होकर वो पढ़ाता है, हर कमरे में बैठे होते हैं, फेस टू फेस रीडिंग। वो तो अपनी बात डिलीवर कर रहा है एक तरफा, और बच्चों ने चूंकि पैसा दिया है इसलिए वो ले रहे हैं, उनकी मजबूरी है। उनका लक्ष्य क्या है बच्चों का? बिल्कुल स्पष्ट है, वो नौकरी लेनी है या वो पढ़ाई पूरी करनी है, तो वो कर रहे हैं। तो बच्चे स्पष्ट लक्ष्य तो ले रहे हैं। स्कूल में तो नहीं, स्कूल में तो 30 बच्चों को भी पढ़ाना एक आफत हो जाती है एक अध्यापक के लिए, बड़ा मुश्किल हो जाता है। 30 मिनट की 35 मिनट की क्लास में वो पूरा अगर पढ़ा ले, क्योंकि वहाँ पर आपको 35 बच्चों की आंखों से, 35 बच्चों के इमोशन से, 35 बच्चों के से वो डील करना है। और यहाँ लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी का कारण क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही सवाल में इसका जवाब दिया। पॉपुलैरिटी का सिर्फ एक ही कारण है कि वहाँ चयन टारगेटेड किया है, लक्ष्य के प्रति वो समर्पित है कि हमारा लक्ष्य क्या है? चयन करवाना। उसके लिए वो अनुशासित है। अनुशासित क्या है? हर हफ्ते वीकली टेस्ट करा रहे हैं। वहां पर 100% अटेंडेंस है। स्कूल में बच्चा एक दिन नहीं आता, 2 दिन नहीं आता, टीचर फोन करते हैं कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, ये है क्योंकि वहां पर जो है चयन नहीं है, वहां लक्ष्य नहीं है। वहां ओवरऑल हम अपनी कमियों के साथ जाते हैं, जैसे एक ह्यूमन बीइंग जाता है। आपको बुखार भी हो सकता है, आपको सर्द, क्यों कोटा में आत्महत्याएं हो रही हैं? बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि जिस इंडस्ट्री में वो बच्चा कोचिंग में पढ़ रहा है वहां पर उसको सरदर्द भी नहीं होगा, रात भर वो मोबाइल से लगा या कोई बात हो गई या उसको बुखार आ गया, वो सो नहीं पाया, सुबह वो लेट नहीं आ सकता, वो सैटरडे या संडे का एग्जाम नहीं छोड़ सकता,
और अगर छोड़ दिया तो अगले संडे को भी उसको एग्जाम देना पड़ेगा छुट्टी के दिन, या फिर डबल एग्जाम देना पड़ेगा। तो वो तमाम तरह के दबावों से उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, जबकि स्कूल सिस्टम में ऐसा नहीं है। भाई आपने तिमाही पेपर छोड़ दिया, आपका मेडिकल जमा किया, आपका फिर पेपर ले लिया। और अब तो सीबीएसई ने और लिबरल हो गई कि भाई हाँ आपका ये पेपर अच्छा नहीं गया, नंबर अच्छे नहीं आए, 3 महीने बाद हम दोबारा पेपर ले रहे हैं, उसमें नंबर अच्छे आएंगे तो वो जोड़ लेना। ये होना हम क्यों कर रहे हैं? देखो समाज में हमने देखा है कि समाज में सब तरह की चीजें होती हैं, ये कोचिंग संस्थान उस समाज से काट देते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये मतलब वहाँ प्रेजेंस दिखा रहे होते हैं। सामाजिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, वो स्कूलों में ही होगा। स्कूलिंग का मतलब ही सोशल डेवलपमेंट है। स्कूलिंग का मतलब ही यही है कि वहाँ पर मतलब बहुत कुछ खिलाड़ी भी आ रहे हैं, वहाँ कुछ आर्टिस्ट भी बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो झूठ बोलने में बड़े चतुर हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो ड्रामेबाज हैं। ये सब चीज़ों से ओवरऑल लर्निंग बनती है बच्चे की, और उस लर्निंग से सीखता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर है कि ये वाले सवाल का उत्तर ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए बी सी डी तक फंस जाते हैं। वहाँ ये नहीं है कि बच्चा कह दे कि भाई डी के अलावा भी तो उत्तर हो सकता है ना। वहाँ सवाल ये है कि जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो वस्तुनिष्ठ आते हैं, बहुविकल्पीय, हाँ, और एक आते हैं डिस्क्रिप्टिव। आप कौन सा ज़्यादा बेटर, क्योंकि लीक होने के मैटर भी इसी में आते हैं, वस्तुनिष्ठ के ए बी सी ज़्यादा। हाँ, जो दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि मैं फिर वही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ भी दिखती है कि आप 1 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, प्रॉपर सोशल साइंस के सब्जेक्ट में एक का ऑप्शन एक नहीं हो सकता, उसका अलग एक ही सवाल के कई आंसर, हर का अपना अपना आंसर हो सकता है। जी अभी जो गोविंद जी आप जो सवाल कर रहे हैं ना, समस्या यहीं से स्टार्ट हुई है भारतीय शिक्षा पद्धति में। यूजीसी भी वस्तुनिष्ठ लेती थी पहले, मैंने भी जो यूजीसी एग्ज़ाम क्लियर किया तो वो वस्तुनिष्ठ होता था। दरअसल क्या है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में जो हायर एजुकेशन में या पढ़ने वालों की संख्या भी बहुत अच्छी तरह बढ़ी है। अब इतने लोगों का वस्तुनिष्ठ करके उसको फिर वो करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि असंभव नहीं है। मेरा अब भी मानना यह है कि अगर हम क्वालिटी देखना चाहते हैं और समाज को क्वालिटेटिव समाज बनाना चाहते हैं, तो हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जो वस्तुनिष्ठ और ऑब्जेक्टिव के बीच में हो, और ऐसा संभव है। जो पैडागोजिकल समझ रखने वाले लोग हैं, आप उनसे मिलिए, आप इंफॉर्मेटिव साइंटिस्ट से मत मिलिए। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप यूनिवर्सिटी के लोगों को बार बार पकड़ते हैं, और यूनिवर्सिटी के लोग बीए किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, सीधा पीएचडी किया और यूनिवर्सिटी में रखे, केवल रिसर्च करने के बाद आप पेपर सेट करने आ जाए और आपको बच्चों की मानसिकता का पता नहीं, तो फिर कैसे करेंगे आप पेपर सेट? लेकिन एक सवाल पे मेरा थोड़ा सब्जेक्शन, अब जो प्रोफेसर आ रहे हैं कॉलेज में पहले से कम क्वालिटी में उनकी अपनी, क्योंकि मैंने देखा है और कई जगहों पर और भी लोगों से मैंने बात की तो बोल रहे हैं कि अब जो आ रहे हैं ना वो पुराने जितने अच्छे नहीं आ रहे। वो दरअसल मैं कहा ना कि जो अब ये नई पीढ़ी आ रही है वो फिर वस्तुनिष्ठ नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से निकली हुई पीढ़ी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब चीज़ें समझ सिलेबस का पार्ट हो गई, पहले नहीं थी, तो अब ज़्यादा अच्छे आने चाहिए। लेकिन वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वही है कि टू द पॉइंट, लक्ष्य के प्रति समर्पित। तो ये भी तो अब इसी तरह के पेपर सेट करके आ रहे। अभी सीबीएसई भी उस ओर बढ़ने लगी है। सर, शिक्षा का जो मूल उद्देश्य एक तो नागरिक निर्माण है, लेकिन हमारे समझ में शुरू से बताइए, पढ़ोगे लिखोगे नौकरी लोगे, जॉब एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा शिक्षा का उद्देश्य हमें बताया जाता है। लेकिन एक रिपोर्ट थी एनएफए का, पीएलएफए का, सॉरी 2023 का, इसमें था कि जितने ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं ना, एम्प्लॉयमेंट उतने ज़्यादा है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं ना तो 15 से 19% संभावना है कि आप बेरोजगार रहेंगे, लेकिन आप अनपढ़ हैं तो मात्र 0.2% संभावना है कि आपको रोजगार नहीं मिले। रोजगार कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वही है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं से 13 क्या है कि जो आप कह रहे हैं ना, ये देखने स्टैटिस्टिकल ऑफिस का जो आंकड़ा है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का जो आंकड़ा है जिसकी आप बात करें, उसमें है कि 0.2 लोग बेरोजगार लोग, जो सॉरी अनपढ़ लोग बेरोजगार हैं, उनमें बेरोजगारी दर बहुत कम है। और जैसे जैसे वो पढ़ाई बढ़ती रहती है, ग्रेजुएशन, बीए, 12वीं, तो वो बेरोजगारी दर बढ़ती रहती है। उसका रीज़न भी है कि हमने शिक्षा संस्थानों को
ऐसे तैयार किया है कि 10वीं पढ़ने के बाद आप ये कर लेंगे, 12वीं पढ़ने के बाद आप ये कर लेंगे। हमने उद्योगों से उसे दूर रखा है ना। अभी जैसे ITI थी एक समय, तो ITI थी, ITI का उद्देश्य क्या था कि जो बच्चे इस तरह के उसमें ना जा पाए वो तकनीकी रूप से स्किलफुल एजुकेशन में हो। लेकिन ITI को हमने 2M दर्जे का बना लिया। हमने कभी ये नहीं कहा तो उसके सिर्फ सर्टिफिकेट बिकते हैं, वो तरीका बन गया ना। हम ये क्या, देखिए बच्चे कोचिंग की और डमी स्कूलों की तरफ शिफ्ट हुए। अगर वही बच्चे ITI की ओर शिफ्ट होते तो इस देश का नक्शा ही कुछ और होता। तो ITI तो खुद ही एक उद्योग बन चुका है। ITI सर्टिफिकेट बेचने का उद्योग। हाँ, तो हम उसका रीजन है ना। फिर मैं बता रहा हूँ कि जो स्कूल है, गया या हमारी जो सरकारें थी उन्होंने बना दिया? नहीं, सरकारें तो क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकार से जुड़े, कोई भी सरकार हो वो काम अगर करती है तो ईमानदारी से करना चाहती है। लेकिन समस्या क्या है कि सरकार हर जगह उपस्थित नहीं हो सकती। हम जैसे लोग उस सरकार के कामों को आगे बढ़ाते हैं। मेरा फिर मानना यही है कि संस्थान, अभी जो जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के कई संस्थान मेरे समय पे बड़े उत्कृष्ट थे। वो उत्कृष्ट क्यों थे? क्योंकि उन संस्थान से जुड़े हुए लोग ऐसे थे, उत्कृष्ट थे। अब वो उत्कृष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि उस संस्थान में जिन लोगों का चयन करके भेजा गया है वो उत्कृष्ट नहीं है। तो ये, तो आप ये मान के चलिए कि सरकार को की जिम्मेदारी बहुत बड़ी अब ये हो गई है कि पहले सरकार की सिर्फ एक जिम्मेदारी थी कि नीति बनाना, उत्कृष्ट लोग आके जुड़ जाएंगे। लेकिन समय नैतिक मापदंडों का जो स्वरूप गिर रहा है उसमें फर्क आ गया है। अब सरकार की बड़ी जिम्मेदारी हो गई कि नीति भी बनाए और ऐसे लोगों को भी चुने जो उन संस्थानों को संभालने के लायक हो। अभी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 की थी कि जो 48 से 49% ग्रेजुएट हैं वो इंडस्ट्री के लिए रेडी ही नहीं है, जॉब के लिए, वो जॉब के लिए लायक ही नहीं है। और कुछ जॉब्स ऐसे हैं, एक तो हमारे पास है कि एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कि रोज़गार नहीं मिल रही, हम कैंडिडेट ज़्यादा है लेकिन जॉब कम है। लेकिन दूसरा एक इसका उल्टा ये भी है कि आप जॉब के लिए तैयार ही नहीं है, और जॉब की तैयारी कराने की जो जिम्मेदारी थी कॉलेजेस पर, यूनिवर्सिटीज़ पर, इंस्टीट्यूशन पर, वो कहीं ना कहीं फेल होते। मैं आपको अभी मैं कई इंटरव्यूज में शामिल होता हूँ। अभी मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, उस बच्चे से मेरे को लगा कि आखिरी सवाल पूछ लूँ। मैंने कहा देखिए मैं अभी बहुत सेटिस्फाई नहीं था, वो किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहा था, बहुत पढ़ा लिखा लड़का। तो मैंने कहा मुझे बस एक चीज़ का सवाल का जवाब दे दीजिए कि आपके ग्रेजुएशन में जो पेपर थे वो कितने नंबर के थे? एक पेपर। तो जाहिर सी बात है 100 नंबर से ऊपर तो नहीं था। AMU का लड़का था वो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। वो अड़ गया मेरे साथ इंटरव्यू में कि उसका एक पेपर 500 नंबर का था। कैसे पॉसिबल है 500 नंबर का पेपर? नहीं, अब जो ड्यू का हमारा ये पेपर आता है 90 नंबर का थ्योरी लिखने का होता है और 70 नंबर का प्रैक्टिकल, अलग अलग होता है ना। हाँ। एक पेपर आपका जो लिया गया वो एक सीटिंग में 500 नंबर का पेपर लिया गया। नहीं, एक बार में नहीं देना। 30 नंबर का हो सकता है, 25 नंबर, 100 पर मैक्सिमम मार्क्स 100%। 150 नंबर का पेपर मेरे समय पे CBSE लेती थी, 150 नंबर का। लेकिन वो 75 करके या 150 करके या फिर प्रैक्टिकल का अलग करके करते थे। लेकिन एक पेपर आपका 500 नंबर का हो रहा है। उस बच्चे को जानकारी रेगुलर पढ़ा है वो। और मैंने फिर उसके बाद अपने एक दोस्त हैं जो AMU में प्रोफेसर हैं, उनको फ़ोन मिलाया, कहते हंसने लगे, कहते पांच सब्जेक्ट को मिला के बता रहा होगा। मैंने कहा मैंने भी यही उससे बोला कि बेटा आपके एक क्लास में एक ईयर में 5 पेपर होंगे, 100 नंबर के, इस तरह 500। नहीं, मेरा एक पेपर 500 नंबर का हुआ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम एज ए फैकल्टी, एज ए यूनिवर्सिटी, एज ए स्कूलिंग फेल हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसको, स्किल को तो 2 नंबर का बना दिया। एक पेपर हमारे समय में चलता था वोकेशनल लाने का वजह ये थी कि बच्चे जो है स्किल में डेवलप कर सके, आगे कर सके। लेकिन हुआ क्या कि वोकेशनल को कह दिया एक्स्ट्रा पेपर, जिसको मेन पेपर होना चाहिए था उसको एक्स्ट्रा पेपर कर दिया। जर्मन का देख लीजिए, सभी अधिक तक बच्चे स्किल एजुकेशन में कब वो होते हैं, कॉम्पिटेंसी लेते हैं। तो हाँ, ज्यादा लोग ITI वाले में जाते हैं। हाँ, क्योंकि उनको जॉब तो कम से कम बेसिक जॉब तो मिल जाएगी, बेसिक जॉब मिलेगी, होना भी यही चाहिए था।
हमारे दरअसल मैं आपको बताऊं आईटीआई को आज अलग से क्यों बन गई जर्मन धंधा, में कुछ दूसरा नाम संस्थान का हाँ, दूसरा है, उस आज टाइप धंधा क्यों बन गई, हमने स्कूलों से आईटीआई को जोड़ा ही नहीं। भाई हम क्यों आईटीआई को अलग बना रहे हैं, स्कूल को अलग बना रहे हैं। विवेक विहार में आईटीआई है और एक आईटीआई है, और विवेक विहार के सराउंडिंग उस आईटीआई के जो स्कूल आते हैं, एक जिले में एक आईटीआई खोली, उस जिले में सराउंड में 50 स्कूल आते हैं। उन 50 स्कूल में 10वीं या 8वीं करने वाले बच्चे उस आईटीआई की ओर भागते हैं, और वो भी कौन बच्चे भागते हैं, जो या तो फेलियर हो जाते हैं या जिनको 11th में साइंस नहीं मिलती, कॉमर्स नहीं मिलती, या जो वो लेना चाहते हैं वो नहीं मिलती, वो भाग। ये एक ट्रेंड है। होना क्या चाहिए था, आईटीआई और स्कूल दोनों साथ चलने चाहिए थे। अगर ये दोनों साथ चलते, ये प्रयोग साथ करते, तो कभी भी बच्चों के दिमाग में, क्योंकि देखिए ये मानना पड़ेगा कि अब हमारे पास वो पीढ़ी आ रही है जो सेकंड जनरेशन लर्नर है। फर्स्ट जनरेशन लर्नर को तो यही लगा कि भाई हमारा बच्चा बैरिस्टर बन जाए, हमारा बच्चा मास्टर बन जाए, हमारा बच्चा तो डॉक्टर बन जाए, और ये मास्टर, डॉक्टर और बैरिस्टर ये आईटीआई में नहीं बनते थे। इन्हें बनाने के लिए वो संस्थान चाहिए जो कम से कम 12वीं तक स्कूल पढ़े, फिर कॉलेज जा रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। तो इन संस्थानों के पीछे दौड़ लग गई। तो होना ये चाहिए था कि आईटीआई के स्वरूप को अलग नहीं करना चाहिए था, उन्हें स्कूल एजुकेशन से ही जोड़ना चाहिए था, और उसके समानांतर चलते। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि सरकार को चेतना चाहिए कि वो स्किल एजुकेशन जो बार बार कह रही है, हमारे स्कूल उसके लिए तैयार नहीं है। सर, अभी भी कई लोगों का मानना है, और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिन पहले इसकी चर्चा की थी कि अभी भी जो भारत का शिक्षा मॉडल है, हम मैकाले के मॉडल पे ही अटके हुए हैं, जो अंग्रेजों ने औपनिवेशिक दौर में बना कर गए थे। खासकर इसलिए कि वो उनका मेन उद्देश्य था, एक चर्चा में काफ़ी प्रचलित होता है कि वो शक्ल से या चमड़ी से तो भारतीय रहेंगे, लेकिन वो दिमाग से अंग्रेजों के गुलाम हो जाएंगे, अंग्रेजों के लिए काम करेंगे। तो उस तरीके की जो शिक्षा व्यवस्था है, खासकर उसमें जो यूके की जो मॉडल है, चाहे हम विदेशी चीज़ों को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, अपनी जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको नीचा मानते हैं, कि अभी भी हम वहीं अटके हुए हैं, और जिस तरीके के बदलाव होने चाहिए थे अभी नहीं हो पाए। देखिए, आंशिक रूप से आपकी बात को सही कहा जा सकता है तब जब हमारी शिक्षा व्यवस्था में आज भी परीक्षा प्रणाली लगभग वही है, अंक प्रणाली वही है लगभग, और रचनात्मकता की उपेक्षा है। जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और की बात हो रही थी, तो वस्तुनिष्ठता क्या है, आप रचनात्मकता की उपेक्षा कर रहे हैं, है ना। एक गाय का भी अगर एक छोटा सा प्रस्ताव अगर बच्चों को हम लिखने को देते थे चौथी पांचवी में, तो उसमें भी हम देखते थे कि 40 बच्चों की क्लास में हर बच्चा अलग प्रस्ताव लिख रहा है, तो वो रचनात्मकता को सम्मान था। लेकिन अब हम क्या करने लगे कि 10 पंक्तियां लिखिए, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय दूध देती है, गाय के 4 थन होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। अब ये क्या है, ये सीधा सीधा आप बच्चों को सेंट्रलाइज कर रहे हैं, बच्चों को एक ही तरह की सोच के ऊपर जा रहे हैं। तो ये फैक्ट है। लेकिन हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की फिर मैं बात कहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस जकड़बंदी से, मैकाले की जकड़बंदी से बाहर निकालने का भरसक प्रयास है। लेकिन एक प्रयास और सरकार को करना होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने से कुछ नहीं होगा। इस जकड़बंदी में जो दिमाग है, जो लोग हैं, उनसे भी मुक्त करें अपने संस्थानों को, तब तो फायदा होगा। जो लोग आज भी उसी, मैं कह रहा हूं ना कि ये नीट सिलेक्शन या एनटीएस में पेपर सिलेक्शन करने वाले लोग, ये तमाम तरह के जो लोग हमारे संस्थानों में जुड़े हुए हैं, जिनको बड़े बड़े दायित्व दे दिए गए हैं, वो आज भी उस जकड़न से जकड़े हुए हैं जो मैकाले की शिक्षा नीति से पैदा हुई। तो अगर हमें ऐसे संस्थान बनाने हैं, हमारी नीति को ऐसे संस्थान बनाने हैं कि वो जकड़न मुक्त हो, तो जकड़न मुक्त मस्तिष्क भी आगे लाने होगा, है ना। भारतीय ज्ञान परंपरा की जो बात है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है, वो इसी परिप्रेक्ष्य में कहती है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को हम क्यों भूल जाते हैं। मैकाले ने यही तो किया कि भारतीय ज्ञान पद्धति को एक तरफ कर दिया, और पूरी तरीके से, मैकाले से पहले क्या हम अनपढ़ थे क्या? हम अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन क्या यहाँ पर वर्नाकुलर स्कूल नहीं थे जिसके विरोध में वर्नाकुलर एक्ट लाया गया? क्या स्कूल नहीं थे? वर्नाकुलर क्या था? भारतीय भाषाओं को अब इस पे किसी का एक अलग आप डिबेट रखिएगा। शॉर्ट में तो यही है कि एक तरीके से अंग्रेजों की फूट डालो
शासन करने वाली भाषा के आधार पर एक नीति थी जिसमें वो वर्नाकुलर एक्ट लाए। लेकिन असली बात यही है कि जो उनका जो सेकंड थॉट ये था कि किस तरीके से भारतीय भाषाओं को पीछे धकेला जाए और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को बाबू बनाने वाली पद्धति को आगे आया। असली तो यही था। बाकी इस पे तो बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, जैसे आपने मैकाले छेड़ा, ये तो लंबी डिबेट वाला मामला है। 200 साल तक भी अगर हम उस चीज़ को ढोए हुए हैं आज तक, तो आप मैकाले का वो पत्र पढ़िए जो उसने लिखा, वो पढ़िए, आपको पता चलेगा कि वो क्या चाहता था और वही हुआ भारत में। तो हमें कम से कम उस जकड़ बंदी से बाहर निकलना होगा। ऐसे दिमाग भारत में हैं, हमारे IITs में भरे पड़े हैं, हमारे संस्थानों में भरे पड़े हैं जो इस जकड़बंदी को तोड़ रहे हैं, तोड़ते हैं, उनको आगे लाना पड़ेगा। सर, आप इस पूरे कन्वर्सेशन में कुछ पॉइंट आउट्स किए, आपको कई समस्याएं भी बताई, इसका उपाय क्या हो सकता है, आखिर समाधान क्या है? आप भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया, जो इसके क्रियान्वयन में जो दिक्कतें आ रही है, आखिर आप अपनी तरफ से कुछ बताना? मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का मंच बनाना होगा सरकार के द्वारा कि जो ईमानदारी से शिक्षा पर सोचते हैं, विचार रखते हैं, और ये बहुत प्रसिद्ध नाम नहीं होंगे आप, और ऐसा नहीं है कि आप तक उनकी पहुंच नहीं है या आप उन तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूर दराज में काम कर रहे हैं। जब आप पद्म श्री और जो पद्म पुरस्कारों में वो ढर्रा तोड़ चुके हैं, आप कहाँ से ढूंढ के लोगों को लेकर आ जाते हैं पद्म पुरस्कार के लिए, जिनका किसी ने नाम नहीं सुना होता और आसपास के लोग जानते, किसी कला में माहिर होते। तो आप ऐसे लोगों को जो शिक्षा में उत्कृष्ट कर रहे हैं, सोच उत्कृष्ट रखते हैं, ऐसे लोगों को का मंच बनाइए, उनसे पूछिए कि क्या है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि स्कूल को स्किल से जोड़ने का एक ही तरीका है कि उद्योग, स्कूल और स्किल, ये तीनों एक ही ढर्रे पे चले। जैसे बहुत प्रसिद्ध कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, वो क्या करती है कि 4 साल की ग्रेजुएशन वाले बच्चों का सिलेक्शन करती है, जो इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड से हो, वो CS से हो, कंप्यूटर की कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़ी फेमस कंपनी है, और वो चाहे मैकेनिकल के, वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करती है, और सेलेक्ट करने के बाद 6 महीने का उनका कोर्स कराती है। मतलब आप लगाइए 4 साल वो और 12 साल की वो, 16 साल की पढ़ाई एक तरफ, वो 6 महीने का कोर्स करा के उनको आगे ले जाती है और अपने लायक लोगों को तैयार करती है। जो ये 6 महीने का कोर्स है, उसको लोग चाहिए अपने लायक, वो स्कूल तक क्यों नहीं आ सकता? वो 6 महीने के कोर्स का पाठ्यक्रम स्कूल में क्यों नहीं आ सकता? हमारे शिक्षा संस्थानों से क्यों नहीं जुड़ सकता? इंडस्ट्री को ओपन कहिए कि आप आइए, बताइए आपकी क्या ज़रूरत है, और उन ज़रूरतों को हम पूरा करेंगे। जैसे अब AI आया है, ChatGPT आया, उसको लेकर बड़ा हुआ पैदा हो गया, लेकिन क्या हमारे संस्थानों ने इसके लिए कोई तैयारी की है? AI सिखाने से कुछ नहीं होगा, बच्चे अपने आप सीख लेंगे, सारे बच्चे आते हैं, सीख लेते हैं। असली चीज़ है कि आप बच्चों को नया सीखने के लिए प्रेरित करने की सोच कैसे पैदा करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में AI चैलेंज नहीं होगा। चैलेंज क्या होगा? पहली चीज़ चाहिए होगी शिक्षा। आपने कितने पढ़े, पहला सवाल ये होगा, ठीक है, कोई ज़्यादा महत्व नहीं, 10वीं पढ़े, 12वीं पढ़े, BA पढ़े, आपने क्या सीखा, ये महत्व होगा। और जो सबसे ज़्यादा महत्व होगा आने वाले समय पे, कि आप क्या सीखने की इच्छा रखते हैं। जो ये क्या सीखने की इच्छा रखते हैं, ये सीधा AI से जुड़ता है। तो हमारे संस्थानों को अब ऐसे दिमाग तैयार करने होंगे जो नया सीखने की योग्यता रखते हैं। ये तो मुझे लगता है कि अभी निराशा की बात नहीं है। एक आध ये NTA फेल होने से या नीट होने से इतने बड़े देश में बहुत निराशा नहीं होनी चाहिए। यद्यपि ये मेरा भी मानना है कि जब पेपर लीक होते हैं तो बच्चों का कॉन्फिडेंस डगमगाता है। बच्चों के साथ युवा पे एक बहुत क्लियर मैसेज, मैं पूरे देश में घूमता हूँ, एक क्लियर मैसेज बच्चों के पास जा रहा है कि भाई जिस पे अवसर है, जिसकी पहुंच है, जिसके पास पैसा है, वो पेपर खरीद लेता है। ये गलत है। ये इसलिए गलत है कि ये डेमोक्रेटिक सेटअप वाली जो सोच है उसके लिए खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। तो हमें
या तो पेपर लें तो पूरी ईमानदारी के साथ लें, पूरे फुल प्रूफ होकर लें। और ऐसा नहीं है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं निचले स्तर पे भी जो इस तरह के सक्षम हैं। मैंने बताया ना CBSE का वो उदाहरण, हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि बच्चे पेपरों से डरते थे तो उन्होंने सैंपल्स पेपर बना के डालना शुरू कर दिए कि इन्हीं में से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आ रहा, इन्हीं में से आ रहा है। और आज ये इतना नीचे लेवल तक पहुंच गया बच्चों पे, तो ऐसे ही कर दीजिए परीक्षाओं को। क्यों आप चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं? अब तो ओपन बुक एग्जामिनेशन भी हो रहा है। हाँ, तो ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए अभी भारत पूरी तरह तैयार नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो क्रिएटिविटी का माहौल चाहिए चेक करने का, उस तरह के दिमाग भी चाहिए। अभी ये वाली जो CBSE की चेकिंग थी, इससे उधड़ गई है सारी की सारी परतें कि हम कितने तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतने डिटेल तरीके से ना क्रिटिकल और जो अच्छी चीज़ें भी और कुछ जो दिक्कतें भी, समाधान भी, सारी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी धन्यवाद कि आपने इन चीज़ों के बारे में सोचा। और मुझे लगता है कि जब ये राष्ट्रीय चिंता का विषय होंगे ये सवाल, तो इनका हल सरकारों को भी मिलेगा। और सरकार कोई जादुई पिटारा नहीं है या उसके पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, हम ही लोग समाधान देंगे और सरकार तक वो समाधान पहुंचेगा और सरकार फिर उसे इम्प्लीमेंट करेगी। अगर ईमानदारी से करेगी तो रिजल्ट भी आएगा। धन्यवाद।